अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Without wasting any time, I would like to start the presentation over here. उनका एक क्वेश्चन है कि पार्ट्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें इसको याद कर लेना चाहिए, इसी को कर लेना चाहिए, या इसकी एक्सप्लेनेशन भी एग्जाम में मांगी जा सकती है। बिल्कुल मांगी जा सकती है कि टैक्स अथॉरिटीज की क्या पावर्स हैं जिसका वो मिस यूज कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट, आज ये देखें ना, जैसे ये लिखा हुआ है असेस टैक्स, असेस टैक्सेस, राइट। The tax department can assess the taxes of a person when they have filed their tax return, right? And they may misuse this power by assessing the specified persons. यानी वो किसी के टैक्स को असेस कर सकते हैं, उनके पास ताकत मौजूद है, लेकिन वो क्या इसका मिस यूज कैसे करेंगे? किसी खास मर्जी से बंदे को उठा के मिस यूज करेंगे। कलेक्ट रेवेन्यू, दे हैव अ पावर टू कलेक्ट द रेवेन्यू। पूरी लाइन ऑफ सेंटेंस लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। दे कैन सीज द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स पेयर्स, डिफॉल्टर्स, डिफॉल्टर्स की टैक्स प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। दे कैन अटैच द बैंक अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर्स टू रिकवर द टैक्सेस। पूरा सेंटेंस आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, ठीक। एक इलिस्ट्रेशन गिवन है आपकी। अच्छा, इलिस्ट्रेशन और क्वेश्चन में क्या फर्क होता है? ये लफ्ज आपने बड़े इंपॉर्टेंट है, सीखने हैं। जब लिखा जाए इलिस्ट्रेट, लिस्ट डाउन, डिस्क्राइब, ब्रीफली एक्सप्लेन, तो ये चीजें इलिस्ट्रेट कहते हैं। इलिस्ट्रेशन कहते हैं जहां पर आपको कुछ चीज समझाई जाए, मिसाल देके, उसको इलिस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी चीज को समझाया जाए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड इलिस्ट्रेशन, उसको इलिस्ट्रेशन कहते हैं। जब आपसे एग्जामिनर कहे प्लीज इलिस्ट्रेट, तो वो कह रहा होता है कि ये चीज जो मैंने पूछी है आपसे, उसको एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अगर वो कहे कि प्लीज एक्सप्लेन अवॉइड टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन, इसका मतलब दोनों को अलग अलग आप एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल दें, आपकी मर्जी, ना दें, कोई मसला नहीं है। जब वो कहे डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड एवेजन, इन दोनों में फर्क बताओ क्या है, तो फिर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। टैक्स अवॉइडेंस इसको कहते हैं, टैक्स एवेजन इसको कहते हैं। देखें, एक ही चीज डिफरेंट एंगल से पूछी जा रही है। जब आपसे कहा जाए प्लीज इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप जो भी चीज बयान करेंगे उसके साथ साथ एक एग्जांपल कोट करेंगे। सही है ना? तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना है कि मेरे से क्या मांगा जा रहा है, मुझे मेरे से आंसर क्या मांगा जा रहा है। ले जी, वो कहते हैं जी, मिस्टर जाहिद इज रनिंग अ टेक्सटाइल यूनिट एंड टैक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 5 million असेस्ड अगेंस्ट हिम। 50 लाख रुपया टैक्स वालों ने मांगा, असेस किया, असेस्ड अगेंस्ट हिम, मैंने कहा जी 50 लाख रुपया आपने हमें देना है। हिज बैंक अकाउंट बैलेंस इज 10 million, उसके बैलेंस में, इसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। However, he has to fulfill his export orders, लेकिन उसने इस पैसे से क्या करना है? माल खरीद के एक्सपोर्ट करनी है। In case he fails to fulfill the order, he would lose his customer and that order, उसके कारोबार को नुकसान होगा। Considering his present critical financial position, Zahid believes that tax recovery proceeding by recovering from the bank account, attachment of bank account would entail, कर देगा उसे, एन इररिपेयरेबल लॉस, उसको एक ऐसा लॉस देगा जो रिपेयरेबल नहीं है। उर्दू में क्या कहते हैं? नाकाबिले तलाफी, नुकसान मिलेगा उसे। सो ही फाइल्स अ रिक्वेस्ट टू द एफबीआर फॉर अलाउइंग हिम टू पे द टैक्स इन इंस्टॉलमेंट। उसने कहा कि भाई आप मेरे से किस्तों में पैसे ले लें। एफबीआर स्टाफ हैज पावर टू अलाउ हिम रिलीफ और रिकवर दिस टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। एफबीआर के पास पावर मौजूद है कि उसके बैंक से पैसे निकलवा लें। जस्टिस एंड एक्विटी डिमांड्स, जस्टिस और एक्विटी
कहता है दैट हिज रिक्वेस्ट शुड बी एंटरटेन्ड, कि उसकी रिक्वेस्ट को मान लेना चाहिए कि भाई तुम किस्तों में पैसे दे दो, हमें कोई मसला नहीं है, सो दैट हिज कंटिन्यूएशन एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस वुड इवेंचुअली रिजल्ट्स। अब सवाल पेपर में कैसे आएगा? सवाल ये आ सकता है, इतना का आपसे पूछा जा सकता है, जनाब उसके बैंक अकाउंट में पैसे भी हैं और उसको ये नोटिस आया हुआ है, बताएं वो क्या करें, यानी जाहिद क्या करे। तो आप उसे बताएंगे कि जाहिद शुड अप्लाई टू द कमिश्नर इन रेवेन्यू, ठीक है, टू स्प्लिट दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स, राइट। या आपको ये कहा जा सकता है कि बताएं कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको किस तरह से हैंडल कर सकती है ताकि इसका नुकसान ना हो। तो आप कहेंगे कि टैक्स अथॉरिटी जो है वो क्या करें, उसकी इंस्टॉलमेंट बना दें ताकि टैक्स भी रिकवरी भी हो जाए और उसको नुकसान भी ना हो। अच्छा जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज लॉ एम्पावर टैक्स अथॉरिटी टू सिलेक्ट केसेस फॉर ऑडिट। ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस पावर कैन बी मिस यूज बाय सिलेक्टिंग सम केसेस वाइल लीविंग मैनी अनऑडिटेड। ये ताकत इस बात पे उसको ले जा सकती है कि मन मर्जी के लोगों को निकाल ले और बाकियों को छोड़ दे। इस ताकत का बहुत गलत इस्तेमाल हमारे मुल्क में आजकल भी होता है, राइट। बहुत सारे लोग एक ही काम कर रहे होते हैं लेकिन कुछ लोगों को उसमें सिलेक्ट करके पकड़ लेते हैं, तुमने ये काम क्यों किया, तुमने अपनी बीवी से शादी क्यों की, ऐसी हरकतें करके जो है उनको तंग किया जाता है। तो ये होती है मिस यूज ऑफ द पावर। मैं एक दफा जा रहा था हाइट कोर्ट, तो एक रास्ता जा रहा था, तो एक वार्डन खड़ा था, तो मैंने उससे पूछा कि साहब ये वन वे तो नहीं है? कहता है इधर आओ साइड पे। मोटरसाइकिल पे था मैं, आर्टिकल्स कर रहा था, उसने मेरा चालान काट दिया। मैंने कहा मैंने आपसे पूछा है, ये सारी दुनिया जा रही है, कहता वो मेरे से पूछ रहे हैं। जो जा रहे हैं वो पूछ तो नहीं रहे ना, तुमने पूछा, तुम्हें मैंने बता दिया कि तुम वन वे क्रॉस कर रहे हो, ये लो टिकट। तो मुझे आज तक वो बड़ा वाकया याद है। यानी किसी को सिलेक्ट कर इस तरह। एक दफा मैं इधर खड़ा था, तो अभी वो नंबर प्लेट मेरी गाड़ी की नहीं आई थी जो एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों की होती है, तो मैंने वो दूसरी लगाई हुई थी, आई नहीं थी मेरे पास। वो वार्डन आया, उसने दरमियान में से मुझे निकाल के साइड में लेके मुझे उसने वो चालान कर दिया। मैंने उसे गाड़ी दिखाई, मैंने कहा इसकी तो नंबर प्लेट है ही नहीं, मैंने तो लगाई हुई है, मेरे पास इसके कागजात भी मौजूद है। कहता है इसको छोड़ें, आपका चालान मैंने काटा, आपको नहीं मैंने छोड़ा। वैसे उसको क्या खारिज थी मेरे से मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन उससे मेरा चालान का, ये एक बड़ी मिस यूज और पार होती, समझ आ गई आपको? तो ये जो ताकतें हैं इसका अथॉरिटीज को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कितने पिलर हैं जी इसके? चार। कितने पिलर हैं? अगर वो इन पिलर्स को सही इस्तेमाल करेगा तो वो जो ऊपर इसको पावर्स दी गई हैं उनका मिस यूज भी नहीं करेगा। इसकी कितनी है? फेट, FATE। ये एग्जाम में आया हुआ है कि प्लीज एक्सप्लेन द पिलर्स ऑफ फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, या टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, उसके लिए उसके पिलर्स को बताएं। समझ आ रही है ना? यानी अगर वो इन असूलों को समझ ले, पिलर्स कह लें इसको, बेसिक्स कह लें इसको, प्रिंसिपल्स कह लें, ये वो सारी चीजें हैं जो कि एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को इसको फॉलो करना चाहिए। ये मेरी किसी और की बात नहीं है। जी, सही है। इज इट क्लियर? पहला है फेयरनेस, कि फेयर एंड लवली इस्तेमाल करें, रंग गोरा करें, अपने आप को ठीक करें। ये फेयरनेस कौन सी है? अब एक मामलात में फेयरनेस होनी चाहिए। स्ट्राइव टू बी इम्पार्शल, उसको कोशिश करनी चाहिए कि इम्पार्शल, टू बी इम्पार्शल, यानी किसी खास जगह पर झुकाव ना हो। फेयर, न्यूट्रल एंड कंसिस्टेंट इन एडमिनिस्ट्रिंग द लॉ विदाउट रिगार्ड टू द रेस, सोशल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। जैसे रेस समझते हैं,
कि ये फलां नस्ल से है, मैं फलां नस्ल से हूँ, लिहाजा मुझे इससे बात नहीं करनी। समझ आ गई? सोशल, ठीक है, आपके जो अपने मामलात होते हैं उसके अंदर, और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस, यानी उसको इम्पार्शियल होना चाहिए। ये मत सोचे ये गोरा है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था वो इस बात के ऊपर ही था कि किसी अजमी को, किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है मां सिवाय तकवे के। तो इसलिए एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको सबसे पहले फेयरनेस को अप्लाई करना चाहिए। he should be neutral, he should be impartial, right, and he should employ justice and equity without considering the race, social, economic condition of the taxpayer। उसको ये नहीं सोचना चाहिए मेरे सामने कौन बैठा हुआ है। जो जस्टिस है वो उसको काम करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, all proceeding should be transparent and open वाले, should be transparent and open। जैसे आजकल हमारी अदालतें चल रही है ना, वो लाइव हमारी होती, ये होती है ट्रांसपेरेंसी, कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। समझ आ रही है? वो एक ड्रामा था बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, उसके अंदर उसने एक बहुत बड़ी घंटी जो थी वो लगाई हुई थी अब बादशाह दरबार के बाहर। तो वो एक गरीब आदमी आता है, उसको बजाता है, वो घंटी उसके ऊपर गिरती है और वो मर जाता है। तो वो कहता है अपने उस तारीख दान को, कहता मौर्रख लिखो, बादशाह के दौर में इंसाफ का दौर दौरा था। तो वो लिखता है बादशाह के दौर में इंसाफ दूर दूर था। वो बड़ा मशहूर ड्रामा था, उसको बाद में गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया था कि इतना ज्यादा मशहूरी ना हो जाए। तो वो ये होता है ट्रांसपेरेंट। उसने कहा देखो इसको इंसाफ मिल गया, इसकी सारी तकलीफें दूर हो गई, इससे पहले तकलीफ में था, अब है इसे कोई तकलीफ, क्योंकि बेचारा मर ही गया था, तो उसकी लिहाजा उसने सारी तकलीफें दूर कर दी। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जितनी प्रोसीडिंग्स हो वो क्या होनी चाहिए। अब तो आ गया है, मीटिंग के थ्रू करें। एक्विटी, ठीक है, एक्विटी क्या है कि उसको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेस्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट दैट विच कलेक्ट मोस्ट रेवेन्यू। ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना कोई अक्लमंदी नहीं है, बल्कि क्या है, रादर इट डिपेंड्स ऑन हाउ दिस रेवेन्यू जनरेशन इज एक्चुअली अकम्प्लिश्ड। ये रेवेन्यू कलेक्ट कैसे किया गया है, जो काबू आ गया उसको तो पकड़ लिया, और जो काबू नहीं आया वो साहब है। ये नहीं होना चाहिए। हर शख्स जो उस नेट में आता है इंसाफ होना चाहिए, यानी इसका दूसरा नाम क्या है कि इंसाफ के साथ आप काम करें, हर एक से जिसका टैक्स बनता है उससे कलेक्ट करें। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसको कहते हैं? एहतसाब को। ये नैब नहीं है हमारा इदारा, ये उसकी बात की, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। एहतसाब होना चाहिए, जो शख्स गलत कर रहा हो उसकी खिंचाई करें, उसको पकड़ें, ये है अकाउंटेबिलिटी। देखें चार चीजें। देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्ग डूअर्स, जो गलत करने वाले हैं उनके साथ, विच शुड कर्ब द करप्शन, नेपोटिज्म एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन। गलत इंतजामी मामलात के अंदर जो इन्वॉल्व है, जो टैक्स पेयर को तंग कर रहे हैं, जिनसे रिश्वत मांग रहे हैं, इनको कर्ब करें। ठीक है, इनके खिलाफ क्रैक डाउन शुरू करें, पकड़े इनको, जरा इनकी इनकी तबीयत साफ करें। कितने पिलर हैं जी? चार। फेयरनेस, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को क्या होना चाहिए? फेयर, न्यूट्रल एंड डू विद जस्टिस एंड एक्विटी, विदाउट कंसिडरिंग द रेस, सोशल, राइट एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द टैक्स पेयर। ये क्या है? अकाउंटेबिलिटी। द रॉन्ग डूअर्स मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड दे शुड बी कर्ब, ठीक है, एंड क्रैकडाउन शुड बी स्टार्टेड अगेंस्ट देम so that they should not involve further in these activities। जो लोग रिश्वत मांगते हैं उनको पकड़े। और टी क्या है? ट्रांसपेरेंसी, ऑल प्रोसीडिंग मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन। और ई क्या है? एक्विटी, तमाम लोगों से जो देते हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए। अच्छा जी, अब ये जो फोर पिलर्स हैं उनके अंदर क्या एथिकल इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं? अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या एथिकल इश्यूज फेस होंगे?
देखें, अब एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर से कहते हैं जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो आपको एक मेडिसिन देता है, प्लस आपको कुछ फूड बताता है कि भाई ये दोनों काम करने हैं, ये खुराक खानी है, ये आपने खुराक खानी है और ये मेडिसिन खानी है, ये बताता है ना। सबने ये चारों पिलर ये थे, बता दिया गया भी इनको एम्प्लॉय करें तो इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। अब ये है, डॉक्टर फिर ये भी कहता है कि मैडम अगर आपने इसको इस्तेमाल ना किया तो इसका अंजाम क्या होगा, आपकी तकलीफ बढ़ सकती है, आप बीमार मजीद हो जाएंगी, अगर आपने ये चीजें खाई तो ये होगा। अब ये उसके नुकसान बताए जा रहे हैं कि अगर इसके क्या क्या एथिकल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, क्या एथिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अंडर द फोर पिलर्स सम एथिकल इशू फेसिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस आर एक्सेप्टिंग ऑफ गिफ्ट। तोहफा लेना एक अच्छी चीज है नहीं है। अगर आप फेयरनेस पे नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, लोगों से गिफ्ट लेंगे, राइट। तो एक्सेप्टिंग ऑफ गिफ्ट इज नॉट वायबल, दिस इज अगेंस्ट फेयरनेस। आप किसी को छोड़ेंगे, किसी को पकड़ेंगे। जो तोहफा देगा, तोहफा किसे कहते हैं, रिश्वत को। तोहफा रिलेटिव में होता है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इससे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या मतलब है, अपना फायदा कुछ है इंसान। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं असल में वो नहीं। एक लफ्ज बोलते हैं ये हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े मुआविया है, आटा गूंदी हिल्दी क्यों है। ये इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी अब मुझे एक साहब वार्डन पकड़ता है और वो कहता है कि भाई ये वाला इशारा चला के दिखाओ, ये वाला इशारा चला के दिखाओ, ब्रेक लगा के दिखाओ, हेलमेट किधर है, हेलमेट बांध के दिखाओ। तो वो क्या कानून की पासदारी कर रहा है, वो मुझसे क्या चाह रहा है, मुझे मार लगाओ। समझ आ रही है ना। यानी जो वो कह रहा है असल में उसके दिल में वो चीजें, वो चाह कुछ और। जैसे मैंने कल गोरमे की एग्जांपल दी थी कि यार तुम लोग इतना तंग करते हो, टैक्स चोरी करी जा रहे हो, मैं अपनी मुसीबत में फंसा हूँ, मेरी बेटी की शादी है, उसको बातों बातों में बता दिया कि मेरी बेटी के लिए खाने का, कैटरिंग का अच्छा इंतजाम करो, ये सारे काम आपने करने हैं, ये है। अगर आप ये पिलर को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या लेंगे, लोगों से गिफ्ट लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा। सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, कुछ लोगों पर अप्लाई करेंगे, कुछ लोगों पर अप्लाई नहीं करेंगे। मौलवी साहब आप बाहर आ जाएंगे, नंबर प्लेट आपकी जेन्युइन नहीं है, ये होगा फिर सिलेक्शन होगी, राइट। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अगर आप फेयरनेस के साथ काम कर रहे हैं, फिर कोई भी पॉलिटिकल बंदा कहे, आप कह नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरा ये बनता है, इसी को मैं करूंगा, इसका नाम ऑडिट में नहीं आया, मैं नहीं बुलाऊंगा इसे, इसको बुलाऊंगा, इसको नहीं बुलाऊंगा, बात मुकम्मल हो जाएगी। कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्रेसी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को आप ब्रेक कर सकते हैं। डिस्क्रिशन, इम्तियाजी सलूक बरत सकते हैं, किसी के साथ कोई सलूक, किसी के साथ कोई सलूक। समझ आ रही है। डिस्क्रिशन क्या होती है कि दो लोग आए हैं, एक को साहब बैठ के चाय पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और एक को 2 घंटे बाहर वेट करवाया जा रहा है, दोनों टैक्स पेयर हैं। तो एक को इज्जत क्यों दी जा रही है, क्योंकि वो इज्जत के काबिल था, उसने उसकी इज्जत की होगी ना कल परसों, उसके बच्चों का ख्याल किया होगा, फैमिली रिलेशन सेट किए होंगे। ये करप्शन, आप करप्शन में इन्वॉल्व होंगे, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी नहीं होगी, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं चलेगा, आप किसी को रोकेंगे, किसी को चले। ऑटोनॉमी ये होती है कि सिस्टम चल रहा है, जो भी आ रहा है वो चल रहा है, एक काम है मुसलसल हो रहा है, इसको कहते हैं। देखिए क्या एथिकल इश्यू आएंगे, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स बोलिएगा। देखिए सबसे पहले आप ये याद करें कि पिलर्स क्या है, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्विटी। ये एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को इसको एम्प्लॉय करना चाहिए, राइट। if these pillars are going to be ignored, the following the following ethical issues may arise. Number one, accepting of gift, corruption, discretion, और
इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सिलेक्शन ऑफ पर्सन, सेलेक्टिव पर्सन फॉर ऑडिट, राइट, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, ये चीजें पैदा होंगी उसकी वजह से। अच्छा, दोबारा ये वही प्लान्स हैं फेयरनेस के, ये उसी की आगे एक्सप्लेनेशन है पिलर्स की, कि अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो फिर ये वाला काम करें। मेरे ख्याल में ऊपर ठीक था, इसको उड़ा देना चाहिए था आई कैप को अपनी किताब के अंदर, जब भाई ऊपर बात कर जो थी है, लेकिन एक डिफरेंट वे है वही। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपन प्लान्स हो, ओपन पॉलिसी स्टेटमेंट हो, ओपन रूल्स हो, ओपन फाइंडिंग हो, ओपन रीजन हो, ओपन प्रेसिडेंट हो, फिर इनफॉर्मल प्रोसीजर्स। डुप्लीकेशन समझने है एक बात को एक और तरीके से किया जा रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ आ रही है? कहता है जी, इन ऑर्डर टू अवॉइड पिटफॉल्स ऑफ द अब्यूसिव यूज ऑफ डिस्क्रिशन, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिस्ट डाउन द 7 प्रिंसिपल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन को खत्म करने के लिए क्या असूल है कि आप इम्तियाजी सलूक ना करें। तो आप कहेंगे द फॉलोइंग्स आर द प्रिंसिपल्स टू अवॉइड द डिस्क्रिशन। नंबर 1, plans should be open, rules should be open, policy statement should be open, finding should be open, reason should be open, open precedent। प्रेसिडेंट क्या होता है? जो काम हो चुका है उसको फॉलो करते हुए किसी और कोई डिसाइड करना, उसको इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कितने लोग हैं जिनके लिए ये नया लफ्ज है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट, शाबाश, बता दिया करें कि सर इसको एक्सप्लेन करते हैं। बाज अल्फाज मेरे लिए बड़े नॉर्मल होते हैं। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कहते हैं किसी की बेस के ऊपर कोई फैसला कर देना। मिसाल के तौर के ऊपर, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने कहा कि सर मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, प्लस मैं पढ़ूंगा भी, कोर्स भी लूंगा। मैं कहता हूँ भाई इंटर्नशिप के साथ हम कोर्स नहीं देते। वो कहता है सर फला स्टूडेंट फला बैच का, उसको इस साल कोर्स भी दिया गया है और उसको इंटर्नशिप भी दी गई है। मैं कहता हूँ लेके आओ। वो उसका चालान ले आता है मेरे पास यूनिवर्सिटी में कि जी ये, तो मैं इसको भी अलाउ कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि इसने एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है, उसकी बेस के ऊपर मैंने इसको भी इजाजत दे दी। समझ आ रही है बात की? कहा यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर कोई शख्स भी ओपन शूज पहन के नहीं आएगा। एक बच्चा आ गया, चप्पल पहनी हुई है, ट्राउजर भी पहना हुआ है। मैंने कहा यार ये आपका ड्रेस कोड ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी वो देखे लड़का खड़ा है अंदर, उसने भी चप्पल पहनी हुई है और वो भी पहना हुई है, उसको भी निकाल दें या मुझे इधर ले। तो वो प्रेसिडेंट बता रहा है कि ये प्रेसिडेंट मौजूद है, यानी एक एविडेंस मौजूद है, ये हुआ हुआ है, इसलिए उसकी बेस के ऊपर मुझे ये कर रहे हैं। अब समझ आइए? 2 लोगों को समझ आई पूरे हॉल में, बाकी सबको भी समझ आ गई? ओके, सही है, चले। रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए अगेन वही चीज आ रही है कि जो टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। दोबारा अगर हम एक दफा समरी दिखा दूं, आपको अंदाजा हो कि हम हैं कहाँ पे। क्योंकि बाज का स्टूडेंट गुम भी हो जाते हैं, उनको ये नहीं समझ आती मैं कर क्या रहा था, मैं हूं कहाँ पे। वो जुकूटा जिन बन जाते हैं। जुकूटा जिन देखा है आपने ड्रामा? वो क्या कहता था, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, उसको समझ ही नहीं आती। तो बाज औकात हमारे स्टूडेंट जुकूटा जिन बन जाते हैं। देखें हम कर क्या रहे थे, हम ये कर रहे हैं। हम क्या कर रहे थे, हमने लेजिस्लेटर को हमने पढ़ा था, अब हम इनको जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। सही है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने पहले क्या चीज डिस्कस की, इसके पिलर्स, फिर इसके इश्यूज, ठीक है। उसके बाद
इस इशू के अंदर एक था डिस्क्रिशन। उस डिस्क्रिशन को खत्म करने के लिए हमने कुछ 7 प्रिंसिपल पढ़े थे। सही है? अब क्लियर हुई है बात? ये इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि टैक्स वालों को किस तरह का होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी? ये देखिएगा, ये इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको सिर्फ बोलता जाऊंगा, ये वही चीजें हैं। ओबे लॉस, कानून की पासदारी करें। क्या करें? अब सवाल यही आ सकता है कि प्लीज लिस्ट आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं। नंबर 1 क्या है? कानून की पासदारी करें, और जिन लोगों को एग्जेम्पशन मिलती है उनको एग्जेम्पशन दें, बिला वजह एग्जेम्पशन और क्रेडिट्स मत दें। नंबर 2, बी डेडिकेटेड टू हाईएस्ट आइडियल ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ऑनेस्टली काम करें और अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करें, ये दूसरी चीज है। पहली चीज, कानून को फॉलो करें, ईमानदारी से काम करें, अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करें। स्ट्राइव टू बी इम्पार्शियल फेयर न्यूट्रल, वही चीज आ गई। इम्पार्शियल हो, फेयर हो, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल कौन है? जिनको न्यूट्रल होना चाहिए। सही है? प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विसेज। क्वालिटी सर्विसेज दे। हर वक्त टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो भी आपका टैक्स पेयर आ रहा है, जी सर, राइट, कैसे आना हुआ, प्लीज बैठे, राइट। एडमिनिस्ट्रेट कोई आ गया, पॉलिटिशियन आ गया, कोई भी आ गया, कोई क्यू में लगो। समझ आ रही है ना? ऐसा होना चाहिए। अगले दिन कहाँ होगा वो? चक 36 में। अगले दिन कहाँ होगा? उसकी ट्रांसफर करवा दी जाएगी चेक। मैंने पॉलिटिशियन आया और उसने आके जनाब कहा, जनाब यार कमिश्नर को कहो कि मैं आया हूँ। और कमिश्नर ने कहा लाइन में लगाओ इसे, आया उल्लू का पठाना होगा। ये ज्यादा नवाब है। कहेगा अच्छा, वो लाइन में तो लग जाएगा। अगले दिन ये उसकी ऑफिस की लाइन में लगा हुआ होगा, सर जी चेक 36 से ट्रांसफर होगी मेरी। अच्छा, लाइन में लगो जाके, तुम्हें बताता हूँ। वो और रेगिस्तान में उसको फेंका हुआ है कहीं जाके बेचारे को, कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है। ये हालात होते हैं, तो उसको क्या होनी चाहिए? क्वालिटी सर्विसेज देनी चाहिए। किनको? पॉलिटिशियंस को। रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पार्टीशन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अपने आप को पॉलिटिकल, हमारे कोई भी लोग पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में, ना पुलिस ना आर्मी ना आईएसआई, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व, हमेशा कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए सारे के सारे ही, राइट। ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही कौमें तरक्की करती हैं। सही है? ये भी होना चाहिए। और क्या है? एक्यूरेटली रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स एंड मेंटेन टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी किसी को डिस्क्लोज ना करें। और सोलिसिटिंग गिफ्ट फ्रॉम एक्शन एंड नॉन एक्शन। किसी बंदे को करने या ना करने का कभी तोहफा किसी से। एक बंदा आ गया जो ऑडिट में था, उसको छोड़ने का गिफ्ट होगा, और किसी को पकड़ने का गिफ्ट होगा। तो मैं पकड़ूंगा, वो कहेगा ये नहीं सर जी। और है कोई पकड़ा गया है, उसको छोड़ना है, और एक्शन और नॉन एक्शन के गिफ्ट ना ले। पूरी कोशिश करें टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और सही अमाउंट लोगों से कलेक्ट करें। मेक फुल एफर्ट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए क्या करें? अपनी एफर्ट पुट करें। रेवेन्यू डजंट मीन कि आपकी जेब का रेवेन्यू। रिस्पॉन्ड टू वैलिड टैक्स पेयर रिफंड क्लेम विद द सेम डिलीजेंस एंड एम्प्लॉयड इन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। जैसे आप लोगों से पैसा लेते हैं, रिफंड करने में भी आपको उसी तरीके से ही अमल करना चाहिए। समझ आ रही है? हमारे तो दुकानदार भी ऐसे ही करते हैं। आप उनके पास जाएं, कुछ चीज खरीदें, जी बाजी आप, जी बैठे प्लीज, और कौन सी चीज, आप चीजें दिखाते हैं, बेचते हैं, जी 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 जी। जैसे ही वो वापस करने आती है ना, वो बाजी, अब वो डायन लगनी शुरू हो जाती है। हाँ जी। उसके हाथ में शॉपर देखता है दुकानदार, उसको समझ आ जाती है कि काम खराब हो गया। हाँ जी। और वो बता, वो भी सियानी होती, बताती नहीं है बाप, वो सूट दिखाए। वो सूट नहीं देख रहा होता, वो उसका शॉपर देख रहा होता, इसमें कुछ है जो आज वापस करने आई। तो कहता बाजी आपने कोई चीज वापस तो नहीं करनी? हाँ, वो कल मैं सूट लेके गई थी, मुझे पसंद नहीं आया। मतलब उठो इधर से, सूट लेके गई थी कल। अब कल क्या था और आज क्या है वो? कल क्या था और आज क्या है? तो फिर वो ये कहेगा, हर बात पे कहते हो कि तू क्या है।
बताओ, ये भी कोई अंदाजे गुफ्तगू है? फिर ये हालात होते हैं। तो कहते जैसे टैक्स लेने के लिए तुमने उसे कोशिश की थी ना, वापस भी ऐसे ही करो। ऐसे ही होता है, जैसे ही आप रिफंड मांगते हैं फौरन आपके अकाउंट में आ जाते हैं, बल्कि आपके घर ही आ जाते हैं। आ जाओ, तुमने रिफंड मांगा था कल। एजुकेट टैक्स पेयर ऑन देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनको बताओ कि भाई तुम बाहर बैठे हुए, तुम्हारा राइट है कि मेरे खिलाफ फलां जगह एप्लीकेशन दो। राइट, कमिश्नर खुद बताए उसको बाहर जाके। समझ आ रही है? बताते हैं ना हमें कि तुम्हें लाइन में नहीं खड़ा होना, वन विंडो ऑपरेशन है। राइट, तो कब्रिस्तान में मिलेगी आपको जान। ये है एजुकेट टैक्स पेयर्स ऑन देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ वॉलंटियर कंप्लायंस टू दी लॉस। आपको एक बड़ा मशहूर वाकया अपना सुनाता हूँ, पीटीसीएल का। मैंने पीटीसीएल के लिए अप्लाई किया लैंड नंबर के लिए, तो वो 2 महीने हो गए, कोई भी ना आया। बिल आ गया 2 महीने का। मैंने उनसे पूछा कि साहब ये बिल किस चीज़ का भेजा है? कहता आपके घर में हम वो एक डिवाइस दे के गए हैं और टेलीफोन सेट दे के गए हैं, और 2 महीने आपने इसको इस्तेमाल किया, वो बिल है। मैंने कहा यार तुम पागल हो? ना मेरे घर में कोई तार है, ना कोई बंदा है, किसी ने विजिट तो किया होगा ना, मैंने कुछ साइन किए होंगे। कहता जी बस हमारे नुमाइंदे ने ये बताया है। भाई पता नहीं किस कब्रिस्तान में जाके लगाया वो टेलीफोन उर्दू का भट्टा। सही, वो मानते भी नहीं है, कहते जी लगा हुआ है आपके घर में। ये तो हालात है। तो आपने भी जरा एहतियात करनी है, कहीं आपके घर में भी कोई टेलीफोन ना लगा हो। राइट, जिसका आपको पता ही ना हो। ये हालात है। समझ आ गई जी कैसे होना चाहिए टैक्स को? उसकी क्या जिम्मेदारी है, जल्दी बताएं जरा। हाँ जी। कानून को फॉलो करें, ईमानदारी से काम करें, लोगों की इंफॉर्मेशन ना डिस्क्लोज करें, प्लान्स ओपन हो, पॉलिसीज ओपन हो, खाम खा लोगों को तंग ना करें। जितनी खुशी से उसने टैक्स लिया था उतनी खुशी से वापस भी करें। ये उसकी जिम्मेदारी है। कौन सी? नहीं, मिसाल के तौर पे ऊपर वो एक तो जनरल है ना, तमाम की वो दे देते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, आप मेरा सीएनएसई डालेंगे तो मेरा आ जाएगा कि मैंने कितना टैक्स दिया हुआ है। ये सिक्रेसी नहीं है। सिक्रेसी ये है कि कोई शख्स जाके मेरा ये पूछे कि यार इसकी गाड़ियां बताओ कितनी है, इसके घर कितने हैं, वो तो नहीं डिस्क्लोज हो रहा ना। वो इन्फॉर्मेशन किसी को दी जा रही। समझ आ रही है ना? ये वाली भी रिटर्न के अंदर पहले होता था कि बच्चे लिखे जाते थे, बीवियां लिखी जाती थी। अब एक शख्स ने दूसरी शादी की हुई है, उसकी बीवी टैक्स वालों के पास जाओगे इसके कितने बच्चे हैं, लगेगा जी 7 हो, कहती मेरे तो 3 है, इसका तो 4 कोई और है। समझ आ रही है? तो ये होती है उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज। ले जी। अब मशहूर जमाना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ गए जी, ये वाला। ये कौन है? प्रैक्टिशनर। ये हमारे नुमाइंदे हैं। ये किनके एजेंट थे? ये कानून के नुमाइंदे थे। ये किसके नुमाइंदे हैं? ये मेरे नुमाइंदे हैं, टैक्स पेयर के। ये इनके नुमाइंदे हैं। ये भी खुश है, ये भी खुश है। राइट, एजेंट है ना ये। इनके लिए क्या हुक्म है, इनको कैसा होना चाहिए इनको? देखें, इनके लिए क्या था कि इनको उन तमाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए जो लेजिस्लेटर ने दी थी। कानून को फॉलो करना चाहिए, लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, बिला वजह इनसे गिफ्ट नहीं लेना। ये कौन है? ये असल में मॉडरेटर है। ये इसको कहते हैं मॉडरेट कर रहा है ये इसकी इन दोनों के दरमियान में एक लाइजॉन क्रिएट कर रहा है, ए बीइंग एन एक्सपर्ट। दोनों को मिला रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन इसने टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को देनी है। इसको कैसा होना चाहिए? पहली बात ये, इसको कैसा होना चाहिए वो हम बात करने लगे हैं। पहली है इंटेग्रिटी। ये बार बार लफ्ज आ रहा है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को भी, ही शुड बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी,
अच्छा, अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव से हटेंगे तो दूसरी चीज जो पैदा होगी उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों लफ्ज ऑपोजिट है। यानी मैं किसी से टैक्स लेना है और उसको पकड़ के कहता हूं इतना टैक्स जमा करवाओ, और मेरे दिल में यही बात है, तो हम कहेंगे इसकी ऑब्जेक्टिविटी ठीक है, ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। लेकिन अगर किसी को मैं कहता हूं तुम टैक्स दो, लेकिन मेरे दिल में टैक्स लेना नहीं है बल्कि इससे रिश्वत लेना है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिविटी नहीं कहेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सही है। दूसरा है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। इसके ऊपर मैंने आपको मिसाल दी थी ना, ये नहीं? हाँ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कि मैं ये काम कर सकता हूं, आई एम कॉम्पिटेंट फॉर दिस। ड्यू केयर मेहनत से काम करें। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इकट्ठी नहीं है। एक बंदा बहुत मेहनत से काम कर रहा है लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है, तो दोनों, यानी ये साइमल्टेनियसली दोनों चीजें आप में मौजूद होनी चाहिए। आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी हो और काम भी एहतियात से करें। कॉन्फिडेंशियलिटी, और आप उसकी इंफॉर्मेशन को कहीं डिस्क्लोज, बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए आपका। तरीके से बात करें, तमीज से बात करें। वो जिसकी मैंने आपको फल वाले की एग्जांपल दी थी, उसका बिहेवियर गलत था ना मेरे साथ, शॉपर वाला जो था। एक आध दफा किसी की तबीयत सेट की जाए ना, फिर उसको समझ आ जाती है कि यार पहले भी कोई मौलवी मुझे कह के गया था, फल फेंक गया था मेरा। दोबारा कोई जाके कहेगा ना यार बात तो तुम इससे करो, तो वो जरा बेहतर अंदाज में हो जाएगा। अच्छा जी, इंटेग्रिटी। द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं होता कि हर बंदे को उसके मुंह पे जाकर उसकी बुराई करनी। आपसे जो बात पूछी जा रही है आप उसको ईमानदारी के साथ बता दें, इसको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं फला जगह पर से। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, झूठ नहीं। अंडरस्टैंड? किसी को ये कहना कि यार इंतहाई बुरे लग रहे हो तुम मुझे, कहते हैं कि यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ यार, बुरे लग रहे हो मुझे, इंतहाई बुरे लग रहे हो, रंग देखो अपना। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है एथिक्स के अंदर। तो अ प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस डीलिंग्स। ठीक है। इंटेग्रिटी इंप्लाइज नॉट जस्ट ऑनेस्टी बट ऑल्सो फेयर डीलिंग। इंटेग्रिटी का मतलब ये नहीं है कि आप ऑनेस्ट, सिर्फ जो है ना वो ऑनेस्ट ही हो, बल्कि फेयर भी डीलिंग होनी चाहिए आपका जो काम है। द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बायसनेस, conflict of interest or undue influence of others to override their professional behavior। ये है ऑब्जेक्टिविटी। यानी इसका सादा अल्फाज में ये कहेंगे ऑब्जेक्टिविटी में, द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड नॉट एम्प्लॉय बायसनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसको ये चीज एम्प्लॉय नहीं करनी चाहिए। मैं इसकी भी मिसाल देता हूँ। मैं अपने क्लाइंट से चुप करके सारी इंफॉर्मेशन पूछ लेता हूँ, कितने घर हैं, कितनी दुकानें हैं, क्या करते हो, मैं लिख लेता हूँ सारा, बैंक स्टेटमेंट भी उससे ले लेता हूँ। इसलिए कि कल को अगर मुझे मेरी फीस नहीं देगा तो मैं इसके खिलाफ नोटिस दिलवा दूंगा इसे, कमिश्नर के साथ मिलके। तो ये कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक है कि ईमानदारी के साथ मैं उससे हर चीज मांगू और फिर उसको एडवाइस करूं कि यार इसमें तुम्हें ये फायदा है, ये नुकसान है। ये है ऑब्जेक्टिविटी, कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी हम कहेंगे कि द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड अवॉइड बायसनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ही शुड डील विद द क्लाइंट्स विद डिलीजेंटली एंड ऑनेस्ट। उसका मकसद ये कि जो भी काम करे उसका मकसद क्या है, अपने क्लाइंट को सर्व करना, ये उसका मकसद होना चाहिए। इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। एक खातून को मैंने बाजार में लड़ते हुए एक दफा देखा। दुकानदारों की आदत होती है ये सिर्फ आपके लिए इतने का है। उसने ये जुमला वो खातून के साथ भी कह दिया। तो हम जाए ना, तो सर ये कितने की चीज है, वो कहते हैं यार 12,000 रुपए की। नहीं यार सर जी, ये सिर्फ आपके लिए है, हम इतने की नहीं बेचते।
उसने उस खातून को कह दिया कि बाजी ये सिर्फ आपके लिए है। वो जनाब उसने वो रखी चीज उधर। उसने कहा जी हरामजादे हो तुम पूरे। जी ये क्या हो, कहती मेरे लिए क्यों है इतने की, तुमने ये बात कैसे की है। कहता बाजी नहीं तो तुम मेरे लिए क्यों है भाई, मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी, मैं आपको बाजी कह रहा हूँ, खबरदार तुमने मुझे बाजी भी कहा। खबीस आदमी, सारा बाजार उसने इकट्ठा कर दिया। ये तुमने, वो कहता है जी मैं, नहीं तुम मेरे लिए क्यों है इतने, दूसरों को कितने की बेचते हो। जनाब सही उसने तबीयत साफ की, सारी उम्र मेरा ख्याल अब किसी को नहीं कहेगा, अपने अब्बू को नहीं कहेगा आपके लिए इतने की। ये है, समझ आ रही है। तो बिहेवियर में भी क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल। आप सोचते होंगे मेरे पास किस्से बड़े होते हैं, किस्से नहीं है, किस्से आपके साथ भी होते हैं, आप ऑब्जर्व नहीं करते। मैं उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि चल क्या रहा है, वो क्या रहा है। Professional competency. The tax practitioner have a duty to maintain their professional knowledge, skills at such level that a client or employer receives competent services. Right? दूसरे अल्फाज में कहेंगे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, a practitioner should be professionally competent and do the work with due care. उसको प्रोफेशनल होना चाहिए और अपना काम कैसे करें, केयर के साथ करें, ये उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा इसके ऑपोजिट, अगर उसके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है तो क्या करें। मेरे पास एक काम आता है, मेरे पास उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है, एक है इनकार कर दो, दूसरा कि मैं किसी प्रोफेशनल को अपने साथ हायर करूं और काम को लेके आगे चलूं। सही है, एक है इनकार कर दूं, दूसरा किसी प्रोफेशनल को हायर करूं, तीसरी मेरे पास ये ऑप्शन है कि उसे कहूं कि फलां बंदे से काम करवा लो, चेक मैं खुद कर लूंगा। चेक मैं, तीन ऑप्शन मैंने बताई है, इनकार कर दो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये मैं नहीं कर सकता। नंबर टू, मैं उस काम के लिए किसी को हायर कर लूं और उसे कहूं यार ये काम करो। तीसरा उसे कहूं कि फलां बंदे के पास जाओ, उससे काम करवा लो लेकिन मुझे चेक करवाना, उसकी मैं फीस ले लूंगा तुमसे। समझ आ रही है? मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक बंदे के पास गाड़ी लेके गया, यार ये मेरा जो है ना कार्ड जो है इसका, कंप्यूटर कार्ड खराब हो गया। उसका एक तो जवाब है कि जी मैं नहीं कर सकता माल को। दूसरा क्या है कि सर वो फलां शख्स है उससे करवा ले, वो सही करेगा। तीसरा ये है कि आप फलां से करवा लें लेकिन मुझे बुला लीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा कि उसने सही काम किया या नहीं किया। अब समझ आ रही है? तो ये होता है कि अगर आप उसके कॉम्पिटेंट नहीं है तो इनकार कर दें, किसी को एम्प्लॉय कर लें, ये वाली चीज। ये इसलिए बता रहा हूं कि आगे आनी है ये चीज। कॉन्फिडेंशियलिटी, द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट। सॉरी, उसको अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन का ख्याल करना चाहिए, जगह जगह उसको पीटना नहीं चाहिए फलाने का। देखिए मैं जो आपके साथ कभी इंफॉर्मेशन किसी की शेयर करता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जनरल आपको पढ़ाने के लिए बताता हूँ। आप कहेंगे सर आप भी तो अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं, आपको पता है किसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, किस साल की कर रहा हूँ, वो कौन है। मैं पढ़ाने के लिए वो कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड। ये मैं कॉन्फिडेंशियलिटी को ही मेंटेन करता हूँ। प्रोफेशनल बिहेवियर, उसको क्या करना चाहिए, practitioner should comply with relevant laws and regulations and should avoid any action which discredits the profession। उसको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसके प्रोफेशन के ऊपर आंच आए। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि मैंने किसी का काम किया तो उसने 2,000 रुपये मुझे पकड़ा दिया। एक साहब ने कहा जी ना आपको फलां चीज खिलाता हूँ, मैंने कहा "मैं तो आपकी मेहरबानी जाए, मैं नहीं ऐसा काम करता, 2,000 रुपये में काम कर रहा हूँ। एक दफा आई कैप ने एक लेटर भेजा था कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 लाख रुपए से कम सैलरी ले रहा है तो हमसे कॉन्टेक्ट करे, जॉब ना करे, हम उसको जॉब दें। ताकि ये ना हो कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट 20-20 25-25 हजार रुपये में जॉब कर रहा है बैठा हुआ, तो बाकी स्टूडेंट के लिए क्या मोटिवेशन होगी कि भाई ना ही करूंगा। यू, तो कोई, ये मैं नहीं कह रहा कि कम पैसों पे जॉब नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके प्रोफेशन, आजकल लॉयर जो है वो क्यों क्यों अड़े हुए हैं? क्यों वो फड्डा करे हुए गवर्नमेंट के साथ? वो कह रहे नहीं ये मेरी इंटेग्रिटी के खिलाफ है कि आप जो कह रहे हैं मैं आपके कहने में मैं वही फैसला दूंगा जो मैंने करना है।
कुट भी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये होती है कि अपना बिहेवियर ऐसा रखें कि जिससे कि लोगों को तंगी ना हो, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। अच्छा, ये एथिक्स फॉर टैक्स पेयर को हम बाद में पढ़ेंगे। इसी का आपकी किताब के अंदर एक और इशू भी मौजूद है जिसको हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ऑडिट की एक चीज पढ़ानी है। एक ऑडिट की स्लाइड्स हैं जो मैंने आपको करवानी है कि ऑडिट क्या होता है, वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये इसकी प्लेसमेंट गलत है। ये कोड ऑफ एथिक्स जो है ना, ये ऊपर होने चाहिए थे। ये कोड ऑफ एथिक्स जो है, आप मुझे याद करवाइएगा, मैं आएंगे आपको लेटर लिखूंगा इसकी अरेंजमेंट सेट करके ना चीज़ों को, तो जरा भेज दूंगा प्लीज, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो जाए। ये बात मुझे याद करवाइएगा, ताकि मैं इसकी सीक्वेंस सेट करके कुछ चीज़ें डिलीट करके तो मैं उनको जरा सेंड करूँ कि इसको जरा ठीक करते हैं उसके मुताबिक। ठीक है। तो अगला हमारा ये होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन टैक्स प्रैक्टिशनर के साथ ही है, ये उसी के हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के वही है। बाद में हम जो है ना वो एथिक्स आएंगे जो टैक्स पेयर्स के। लेकिन इससे पहले, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ऑडिट प्रोसीजर पर बताऊंगा कि ऑडिट किसको कहते हैं अपने अल्फाज में, और इसमें क्या काम करना होता है। इसके साथ मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा। दिखाई थी आपको बैलेंस शीट डेफर्ड और इनकम टैक्स की, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि एक वर्चुअल थोड़ा सा मैं आपके साथ करूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। सही है। आज वो नहीं थी माइक इसका, वो इसका वो खराब। आज फिर वो इको जा बेटा, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं उनको कोई इको वगैरह तो नहीं आ जा रही इस वक्त? ऑनलाइन जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं प्लीज बताइएगा कि इको वगैरह तो नहीं आ रही। हाँ जी। अच्छा, नो सर, ठीक है, नहीं आ रही। ठीक है। चलो, तो इंशाल्लाह कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ना बार बार, क्योंकि ये मेरे ख्याल 2 साल हुए उन्होंने ऐड किया अपने सिलेबस में, और बार बार को उसको टेस्ट किया जा रहा है। सही है। बाय बाय।